हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है फ्यूमी। एक ऑर्डिनरी लड़का होता है जिसको कि हमारी ही तरह गेम्स खेलना पसंद होता है और उसका कुछ ख़ास दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए वो सारा सारा दिन गेम खेलता और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ऐसे ही नॉर्मल डेज उसके चल रहे थे, लेकिन अचानक से उसको एक दिन टेलीपोर्ट कर लिया जाता है और ये सब उसकी मर्ज़ी के बगैर हुआ था। हम देखते हैं कि उसको एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर 3 और लोग भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और ये सभी लोग अलग अलग वर्ड से थे। टोटल इनके नाम एटोसामी, रैन और मोटोसामा होते हैं और ये सभी लोग जैसे ही टेलीपोर्ट होते हैं तो इनको किंग के पास लेकर जाया जाता है। किंग उनको बताते हैं कि दरअसल हमारे वर्ल्ड पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हमने मजबूर होकर फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है और हमें तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर किंग 4 गार्ड्स को बुलाता है जो कि वॉरियर्स होते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि अपनी अपनी पसंद के कोई से भी इनमें से एक लड़का चुन लो जिसको तुम लोग ट्रेन करोगे। यहाँ पर सभी लोग अपनी पसंद का एक एक मास्टर चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कैरेक्टर फ्यूमी को तो कोई नहीं मिलता, लेकिन एक लड़की आगे आती है और कहती है मैं तुम्हें चुनती हूँ। तो फ्यूमी को भी चुन लिया जाता है और इन सभी को कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं ताकि ये इक्विपमेंट्स खरीद सके। फिर किंग उन सब को बुलाता है और उन सब को गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, लेकिन फ्यूमी को कुछ ज़्यादा ही गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं क्योंकि वो उसकी टीम में सिर्फ अकेला ही था। तभी वहाँ ये लोग आपस में बात करते हैं और ये एक वेपन की शॉप में जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए कोई आर्मर सेलेक्ट करने की बात करता है फ्यूमी और हमें पता लगता है कि उसके हाथ में एक शील्ड बंधी हुई है जिससे कि वो स्लाइम्स को मारता है और फिर उन स्लाइम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसे ही वो फिर वेपन शॉप में चले जाते हैं। दरअसल ये पहले बताना था लेकिन इन्होंने बाद में बताया तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर ये लोग आ जाते हैं दोबारा से वेपन शॉप में। हमारा सीन आता है और यहाँ पर शील्ड कोई भी वेपन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो फ्यूमी को फिर माइनी कहती है कि तुम कोई भी आर्मर सेलेक्ट कर लो ना। तो फिर सस्ता सा आर्मर फ्यूमी सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन माइनी तो अपने लिए काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़्यादा महंगे आर्मर ले आती है। तो फ्यूमी उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो फ्यूमी भी मान जाता है। औरत का चक्कर भाई। ये लोग डिनर कर रहे थे और जब इनका डिनर फिनिश हो जाता है तो फ्यूमी वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जब आता है तो वहाँ पर उसके पास किंग के दिए हुए कॉइन्स लगभग ख़त्म ही हो चुके थे और सिर्फ 200 ही रह चुके थे। तो फ्यूमी उन कॉइन्स को अपनी शील्ड में ही छुपाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके परचेज़ किया हुआ आर्मर सारा कुछ गायब हो चुका है और जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है तो वहाँ पर गार्ड्स गुस्से से उसको पकड़ लेते हैं और उसको किंग के पास ले जाते हैं। और जैसे ही वो किंग के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मोटो के पीछे मिनी छुप रही है और मिनी बहुत ज़्यादा चालाकी से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि इसने ही सब कुछ किया है और इसने गलत किया है। तभी वहाँ पर गार्ड्स उसको घेरे हुए थे और किंग से एक्सप्लेनेशन कहने के बारे में उसे कहता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। फेमी समझ चुका था कि ये सब माइनी ने उसके कॉइन्स हड़पने के लिए ही किए थे। वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, तुम लोग अपनी बकवास दुनिया संभालो, मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त जाना चाहता हूँ और तुम कैसे कर सकते हो ये सब मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ आखिर क्या ही किया था। तो मोटो कहता है इसको तो अभी मार देना चाहिए। तो फेमी कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किंग कहता है नहीं, तुम इस वर्ल्ड से वापस नहीं जा सकते क्योंकि जब तक चारों के चारों हीरो मर नहीं जाते तुम्हें इस वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। तो फेमी कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर जाते वक्त वो अपने पास के कॉइन्स फेमी मिनी के आगे फेंक देता है और कहता है ये संभालो अपने पास, ये सारे कॉइन्स तुम्हें चाहिए थे ना। इधर यहाँ पर मोटो आगे आकर उसको मारने की कोशिश करता है मगर फेमी उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है संभाल कर। और तभी वहाँ पर एक लड़का उसको देख रहा था जो कि काफ़ी मिस्टीरियस भी था। यहाँ पर किंगडम में कोई भी उसको देखकर अजीब व्यवहार करे जा रहा था, सभी लोग उसको क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे थे। ब्लैक स्मिथ जहाँ से उसने वो सामान लिया था वो भी उसको मारने वाला था, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसको पता लग जाता है कि फेमी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए वो उसको छोड़ देता है और फिर उसको अपने पास लेकर चला जाता है अपनी शॉप में। फिर उसको एक रोप देता है और कहता है इससे तुम छुप सकते हो। फेमी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब पैसे आ जाएं तुम्हारे पास फिर मुझे दे देना। अब यहाँ पर से फेमी चला जाता है और वो फॉरेस्ट में चला गया था। उधर स्लाइम्स उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो भी उनको पकड़ कर मार कर अपनी शील्ड में एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करते करते उसका लेवल भी इंक्रीज़ होकर अब लेवल 2 पर आ चुका था, यानी उसकी शील्ड भी पावरफुल हो चुकी थी। इधर उसने कुछ स्लाइम्स की
खाल भी इकट्ठी कर ली थी और वो वापस टाउन में आता है और एक सेलर को जाकर वो खाल दिखाता है। वो सेलर सोचने लगता है कि इसको कुछ ख़ास पता नहीं होगा तो मैं इसको एक ब्रोंज़ कॉइन्स दूंगा। लेकिन यहाँ पर फेमी कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, और वो उसको पकड़ लेता है और कहता है इससे ज़्यादा प्राइस में तो मैं किसी एडवेंचरर को ये सब बेच दूँ। और फिर उसको डरा धमका कर वो अपनी ओरिजिनल पैसे उससे ले लेता है। और वो सेलर भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए वो असल कीमत उस खाल की दे देता है। यहाँ पर फेमी जाता है और ब्लैक स्मिथ को 5 कॉइन्स दे देता है। वो वापस जंगल में ही आ चुका था और सोते सोते जब वो हर्ब्स को देखता है उनमें से एक हर्ब उठाता है और अपनी शील्ड में डाल देता है, तो वो शील्ड उस हर्ब की क्वालिटी को इन्हेंस कर देती है। ये हर्ब्स लेकर वो एक सेलर के पास जाता है जहाँ पर वो हर्ब से मेडिसिन बनाता था, तो वो उस मेडिसिन वाले बंदे को वो अच्छी दाम में वो हर्ब्स बेच देता है। फेमी उस पैसे से जाकर होटल में खाना खाता है और वो फिर वापस वहाँ से स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो जा रहा था उसके पीछे कुछ आदमी आ जाते हैं और उसको धमकाने के लगते हैं और कहते हैं अपने पैसे हमें दे दो। मगर फेमी उनको मार मार कर वहाँ से भगा देता है। वो कहता है इस शील्ड से मैं मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाऊँगा और जैसे जैसे पावरफुल मॉन्स्टर आते जाएंगे मुझे दिक्कत होने लगेगी। तो एक आदमी चालाकी से उसके पास आता है और कहता है सर, हम आपको कुछ बेच सकते हैं, हमारे पास स्लेव्स हैं जो कि आप लेना चाहेंगे। तो उसको दिखाने के लिए फेमी कहता है, वो उसको एक साथ जाने लगता है और कहता है ये देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के स्लेव्स हैं और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे मदद में आएंगे। वो इसको एक डेमी ह्यूमन गर्ल भी दिखाता है और कहता है ये देखो ये एक डेमी ह्यूमन गर्ल है, ये बीमार है मेंटली और फिज़िकली, और इसके दाम भी बहुत कम है, तुम इसे सिर्फ़ और सिर्फ 30 ब्रोंज़ कॉइन्स में ले सकते हो। तो फेमी भी उसको लेने के लिए मान जाता है और वो उस आदमी को 30 ब्रोंज़ कॉइन्स दे देता है और कहता है इसका नाम क्या है, तो वो उसका नाम रेप्टेलिया बताता है। फिर रेप्टेलिया को वो ख़रीद लेता है और उसको ख़रीदने के बाद वो अपने साथ ले जाता है और ब्लैक स्मिथ की शॉप में आता है और उससे एक वेपन ख़रीदता है जिसको कि रेप्टेलिया इस्तेमाल कर सके। वो वेपन उसको दे देता है और स्लाइम बाहर निकाल कर कहता है कि इस स्लाइम के ऊपर अटैक करो। मगर रेप्टेलिया डरी हुई थी, वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं रही थी। फेमी की बात ना मानने की वजह से रेप्टेलिया का कर्स एक्टिवेट हो जाता है जो कि मर्चेंट ने लगा दिया था उसके ऊपर, इसलिए मजबूरन अब उसको उसकी बात माननी ही पड़ती है। और इधर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो फेमी भी उससे कुछ नहीं कहता और फिर जैसे ही वो आकर उस स्लाइम को मारती है तो फिर उस रेप्टेलिया को थोड़ी सी एक्सपी मिलती है जिससे कि उसका लेवल अप हो सकता है। इसीलिए वो उसको फिर होटल में लेकर जाता है और फिर वो जाकर वहीं सेम मील जो उसने पहले खाई थी जो सबसे सस्ता था वहीं मंगवा लेता है। मगर अपने लिए वो रेप्टेलिया के लिए वो मंगवाता है जो कि साथ बैठे बच्चे खा रहे थे। रेप्टेलिया इतना अच्छा खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या क्या मैं वाकई में इतना अच्छा खाना खा सकती हूँ। तो फेमी उसको कहता है कि मैंने तुम्हें परचेज़ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सर्वेंट बना कर रखूँगा। दरअसल मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, मेरे पास शील्ड है और मैं किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी इस जर्नी में मदद करो। तो रेप्टेलिया भी मान जाती है। ये लोग फिर फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर रेप्टेलिया की ट्रेनिंग चल रही होती है। फेमी बहुत सारे स्लाइम्स पकड़ता है जिससे वो रेप्टेलिया को मरवाता है और रेप्टेलिया उनको मारती है तो उसका लेवल भी अप होने लगता है और ये दोनों साथ में प्रोग्रेस कर रहे थे। ये लोग अब रेस्ट कर रहे थे तो रेप्टेलिया फेमी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं सील्ड हीरो हूँ। तो उसको फिर अपनी फैमिली की बात याद आती है जब वो अपनी मम्मी फादर के साथ रहती थी और उसकी मम्मी ने कहा था कि दरअसल सील्ड हीरो ही हैं जो हम डेमी ह्यूमन से इस तरह अच्छा बर्ताव करते हैं। दरअसल इस वर्ल्ड में पहले भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करके हीरो बना दिया गया था, तो ये लोग उनकी बात कर रहे थे। फिर उसको फ्लैशबैक आता है कि जब ये लोग इकट्ठे रहते थे तो एक दफ़ा इनके ऊपर 3 हेडेड हाउंड ने अटैक कर दिया था जिसको बचाने के लिए ये लोग फिर भाग रहे थे। इधर उसकी मम्मी और फादर ने उसको खाई में फेंक दिया ताकि वो ज़िंदा रह पाए और ख़ुद वो मर चुके थे। ये बात याद करते हुए वो अचानक से उठ जाती है, तो फिर फेमी उसके पास उसको आकर शांत करता है और कहता है क्या हो गया है। फेमी फिर ऐसा करता है कि वो मुख्तलिफ़ तरह की हर्ब्स इकट्ठा करता और हमेशा उस मेडिसिन वाले बंदे को जाकर वो हर्ब्स सेल कर देता। इधर रेप्टेलिया बाहर बैठी थी और कुछ बच्चों को बॉल के साथ खेलता देख रही थी। फेमी वहाँ पर आता है और उसको कहता है क्या तुम्हें भी एक बॉल चाहिए, तो रेप्टेलिया मना करने लगती है, लेकिन हमें पता लगता है कि उसकी पूंछ बहुत ज़्यादा हिल रही थी, यानी कि वो झूठ बोल रही थी। तो फेमी भी समझ जाता है और उसको आगे चलकर एक बॉल भी खरीद देता है और वो फिर उसके लिए मेडिसिन भी ख़रीदता है क्योंकि रेप्टेलिया की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो उसको वो मेडिसिन बनाकर देता है ताकि वो उसकी तबीयत में सुधार आ जाए और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। ये लोग अब ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं और फिर रेप्टेलिया के लिए फेमी एक बहुत सी अच्छी सी स्वॉर्ड मांगता है,
तो ब्लैक स्मिथ भी रेप्टेलिया के लिए काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड लाकर उसको दे देता है। यहाँ से फिर ये दोनों जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर रेप्टेलिया ट्रेनिंग कर रही थी, मगर तभी एक पॉइजनस रैबिट आकर फेमी के बाजू पर जाकर बाइट कर लेता है। फिर फेमी रेप्टेलिया से कहता है कि जल्दी आकर इसको मारो, लेकिन रेप्टेलिया उसको नहीं मारना चाहती थी क्योंकि उसको वो क्यूट लग रहा था। तो रेप्टेलिया से फेमी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? आखिर तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगी अगर तुम ऐसी क्यूट चीज़ों के पीछे उनको माफ़ करती रही? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो तुम मेरे किसी के काम की नहीं, और मैं इस शहर में आने वाली वेव से लड़ना चाहता हूँ। आखिर ऐसा हो गया तो फिर हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो रेप्टेलिया भी बात मान जाती है और जाकर उस रैबिट को मार देती है। वो कहती है मैं वो हर कुछ करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे अबेंडन मत करना। ये लोग अब ब्लैक स्मिथ के पास आते हैं तो फिर रेप्टेलिया के बारे में उसको बताता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, और एक नए गांव के बारे में भी पूछता है। ब्लैक स्मिथ भी उसको एक और गांव के बारे में बता देता है। ये लोग फिर उस गांव में जाते हैं और फेमी उस सेलर को उस रैबिट की खाल बेच देता है। फेमी उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं कुछ काम करके या फिर कुछ मॉन्स्टर्स को मार कर कुछ पैसे कमा सकूँ। तो वो सेलर उसको एक टनल के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर रहते हैं जिनको मार कर तुम जाकर सिटी में उसकी खाल वगैरह सेल करके पैसे कमा सकते हो। इधर अब फेमी के पास काफ़ी एक्सपी हो चुकी थी जिससे वो अपनी शीट को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, इसलिए वो फिर अपनी शीट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी शीट को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब जैसे ही वो अपनी शीट को ट्रांसफॉर्म करता है तो हमें पता लगता है कि उसकी शीट अब और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, और वो फिर अपने आगे एक जायंट स्पिरिचुअल शीट भी बना लेता है अपनी शीट से। अब ये लोग उस टनल की तरफ चले जाते हैं और उस टनल में जाते हुए फेमी से रेप्टेलिया कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? तो रेप्टेलिया से फेमी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे मुझे बुला सकती हो, और इसीलिए अब हमें जाकर अब अपने इस काम पे फोकस करना चाहिए और हमें अब मॉन्स्टर्स को जल्दी से मारना चाहिए। ये लोग उस जगह पर आते हैं तो वहाँ पर एक टू हेडेड डॉग था। रेप्टेलिया उस डीमन डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुकी थी और वो फिर यहाँ से भागने का कहती है और फ्यूमी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर फ्यूमी को तो उसको मारना था। तो वो कहता है कि अगर तुम क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि दरअसल बचपन में ऐसे ही डीमन डॉग ने मेरी फैमिली को मार दिया था। लेकिन फ्यूमी कहता है तो ये तो तुम्हारे पास मौका है, तुम इससे अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सकती हो। इसलिए वो जाता है और फिर वो डीमन डॉग भी फ्यूमी के ऊपर अटैक करता है। फ्यूमी पहले एक हेड को तो रोक लेता है, लेकिन दूसरा हेड उसको बाइट कर लेता है। फ्यूमी फिर कहता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और रेप्टेलिया लेकिन नहीं आ रही होती तो फ्यूमी को मजबूरन कर्स भी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन रेप्टेलिया फिर भी नहीं मानती। तो फ्यूमी कहता है अगर ऐसा भी आता है तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, और जब मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारा कर्स टूट जाएगा और तुम फाइनली आज़ाद हो जाओगी। लेकिन रेप्टेलिया को फ्यूमी अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसने उसका बहुत ख्याल जो रखा था, और वो कहती है नहीं मैं ऐसे नहीं भाग कर जाऊंगी। फिर वो अपना चाकू लेकर उस डीमन डॉग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो डीमन डॉग ही रेप्टेलिया को दूर फेंक देता है, और रेप्टेलिया को दूर पटक कर वो फिर रेप्टेलिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर उससे पहले ही फ्यूमी ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल शील्ड लगा दी थी, और जैसे ही मौका मिलता है तो रेप्टेलिया भी अपना डैगर उठाकर उसके हर्ट के ऊपर स्टैप कर देती है, और जैसे ही वो अटैक उसको लगता है तो वो वहीं पर मारा जाता है। रेप्टेलिया ने उस मॉन्स्टर को मार तो दिया था, मगर वो डर चुकी थी, लेकिन वो खुश भी होती है और वो जाकर फ्यूमी को गले लगा लेती है। तो फ्यूमी कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, तो तुम मुझे अब यहाँ पर फ्यूमी बुला सकती हो। तो ये लोग फिर आगे जाते हैं और काफ़ी सारे दूसरे मॉन्स्टर्स को भी मारते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फ्यूमी भी ट्रेनिंग करते करते अपने शील्ड के लेवल को अपग्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से रेप्टेलिया का भी पावर अप हो रहा था, और अब रेप्टेलिया का लेवल अप हो चुका था और अचानक से उसकी एज भी बढ़ चुकी थी। फ्यूमी हैरान था कि आखिर अचानक से उसको क्या हुआ है। फिर ये लोग वापस गिल्ड में आ जाते हैं और गिल्ड वाला बंदा इन दोनों से मिलता है। फ्यूमी पूछता है कि नेक्स्ट वेव अब कहाँ पर आने वाली है, तो वो बताता है कि तुम क्यों ना हीरोज़ टावर जाकर या फिर गिल्ड टावर जाकर रजिस्टर कर लो। वहाँ पर सारे हीरोज़ इकट्ठे होते हैं और जब भी कोई मॉन्स्टर्स की वेव आती है तो उनको उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तो फ्यूमी भी मान जाता है और वो फिर गिल्ड की तरफ जाने के लिए रेडी होता है। इधर ब्लैकस्मिथ उनको गुड लक कहता है और ये गिल्ड में आ जाते हैं। इधर गिल्ड में मोटोयासु नाउ फ्यूमी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन फ्यूमी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और रेप्टेलिया को लेकर वहाँ से वापस घर में आ जाता है।
रेप्टेलिया कहती है कि फ्यूमी मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। तो वो कहता है हाँ मुझे इस बात का पहले से मालूम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिल्ड में सैंड टावर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, मतलब अब वेव के आने का टाइम हो चुका था। इन लोगों को वहाँ पर उस विलेज के पास टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पर वेव आनी थी। रेप्टेलिया और फ्यूमी के साथ बाकी 4 हीरोज़ और उनकी टीम को भी टेलीपोर्ट कर दिया गया था। जैसे ही वेव आती है तो वहाँ पर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उस विलेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे तीनों हीरोज़ उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन फ्यूमी मॉन्स्टर से भी लड़ रहा था और फिर विलेजर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा था उन दूसरे मॉन्स्टर्स से। गांव वाले भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि कोई उनकी मदद भी कर रहा है, मगर दूसरे जो तीनों हीरोज़ थे वो सिर्फ मॉन्स्टर को मारने में लगे हुए थे। कुछ टाइम बाद फिर किंगडम के सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सोल्जर्स वहाँ पर फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को तो मार रहा था, लेकिन वो फायर मैजिक गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा था क्योंकि वो फायर मैजिक गांव वालों के घर जला रहा था और इसमें कुछ गांव वाले मर भी रहे थे। इधर जितना हो सकता था फ्यूमी अपनी पावर से गाँव वालों की मदद कर रहा था और उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। रेप्टेलिया ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, मगर वाइस कैप्टन उसको ऐसा करने से रोक लेता है। और हमें इधर पता लगता है कि ये जो मॉन्स्टर्स आए थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो थे, लेकिन ये जो सोल्जर्स हैं वो बाकी तीनों हीरोज़ की ज़्यादा मदद कर रहे थे और फ्यूमी की कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे। अब इनके मदद के बाद ये वेव क्लियर हो जाती है। गाँव वाले ख़ास तौर पर फ्यूमी और रेप्टेलिया का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी ज़्यादा मदद की है और उनकी जानें भी बचाई हैं। वो लोग खुश थे कि इनका गांव बच चुका है। पहले तो वेव जो भी आती थी सारा का सारा गांव ही तबाह हो जाता था। रेप्टेलिया सोचती है कि काश मेरे गांव को भी इस तरह बचा लिया जाता। रेप्टेलिया बहुत ज़्यादा उदास थी तो नाव फ्यूमी उसको समझाता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर एक पार्टी की जा रही थी क्योंकि उन्होंने इस वेव को काफ़ी ज़्यादा आसानी से क्लियर कर लिया था। किंग का ध्यान भी दूसरे तीनों हीरोज़ पर था, लेकिन नाव फ्यूमी पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए रेप्टेलिया जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आती है, मगर नाव फ्यूमी वो खाने से मना कर देता है, इसलिए वो फ्यूमी को ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। इधर इनके बीच एक चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर माइनी मोटो को लेकर आ जाती है और कहती है इसने उसको ट्रैप कर रखा है तो हमें उस लड़की की जान बचानी होगी। इसलिए मोटो फ्यूमी को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम इस लड़की को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें इसको फ्री करना होगा। फ्यूमी इसकी बात सुनता है और कहता है मैं तुम्हारी इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऊपर से रेप्टेलिया मेरे साथ ही रहना चाहती है तो मुझे तुम्हारी मर्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा चैलेंज मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर किंग के गार्ड्स आ जाते हैं और फिर वो रेप्टेलिया को पकड़ने के लिए आते हैं। वो रेप्टेलिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फ्यूमी तुम्हें लाजमी फ़ाइट करनी होगी और किंग भी यही कह रहा था। फिर ये लोग एरिना में आ जाते हैं। इनकी फ़ाइट अब ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है और फ्यूमी के ऊपर मोटोयासु काफ़ी ख़तरनाक हमले कर रहा था। फ्यूमी एक शील्ड कैरेक्टर है तो उसके पास कोई वेपन नहीं है, इसका फ़ायदा मोटो बहुत ज़्यादा उठा रहा था और अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उस मासूम लड़की को आज़ाद करवा के रहूँगा। इधर फ्यूमी अपनी शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था और उसको दूर पटक देता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर इतना कड़ी टक्कर एक शील्ड कैरेक्टर एक स्पेयर वाले बंदे को किस तरह से दे सकता है। इधर फिर वो मोटो आगे आता है और फ्यूमी के ऊपर अटैक करता है, मगर फ्यूमी अपनी रेड हॉर्न शील्ड का इस्तेमाल कर लेता है और उसके गिर्द चारों तरफ एक केज आ जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लाइम्स थे जो कि मोटो को काट रहे थे। फ्यूमी मोटो को हार मानने के लिए कहता है, मगर वो हार मान पाता उससे पहले ही पीछे से माइनी फ्यूमी के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और मोटो भी आज़ाद होकर फ्यूमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से फ्यूमी हार जाता है। इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मोटो को चीटिंग से जीतते हुए देखकर। फ्यूमी खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, उसने मेरे सामने तुम लोगों के सामने चीटिंग की है और तुम लोग ऐसी कैसे बात कर सकते हो कि वो जीत चुका है, क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो। लेकिन कोई भी उसके हिस्से में कुछ बात नहीं करता। इधर किंग आगे आता है और फिर वो मोटो को विनर घोषित कर देता है और इधर हमें पता चलता है कि माइनी दरअसल किंग की ही बेटी है। फ्यूमी को सारी बात समझ आने लगती है और उसको समझ आ जाता है कि किंग को दरअसल शील्ड मैन कैरेक्टर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और वो फिर ये शुरू से ही प्लान कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को मेरे पास भेजा ताकि वो मुझे फंसा पाएँ और सारे लोगों की नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दें, और अगर उन्हें शील्ड मैन कैरेक्टर पसंद नहीं थे तो उन्होंने मुझे समन ही क्यों किया, और जब मेरी कोई गलती नहीं है तो
फिर वो मुझे क्यों ज़बरदस्ती हेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती क्यों रोके हुआ है? क्या ये लोग दिमाग ख़राब हो चुका है इन लोगों का? इधर एक जनरल जाकर रेप्टेलिया के ऊपर एक स्पेशल टाइप का लिक्विड इस्तेमाल करता है जिससे उसके चेस्ट पर वो कर्ज साइन भी ख़त्म हो जाता है। फ्यूमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेप्टेलिया के ऊपर कर्ज हो या ना हो। फ्यूमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको ये फ़र्क पड़ता था कि आखिर सभी लोग बग़ैर किसी गलती के उसको किस तरह से बुरा मान सकते हैं और उन्होंने ख़ुद से ही उसको जज कर लिया है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उसका दिमाग ख़राब होने लगा था। उसका जी कर रहा था कि वो शील्ड को उतारे और फेंक दे और वो फिर अपनी इस शील्ड से पूरे के पूरे इस किंगडम को ही तबाह कर दे और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इधर रेप्टेलिया मोटो के मुंह पर एक चाटा मार देती है और कहती है, तुमसे किसने कहा था कि तुम मुझे आकर बचाओ? क्या मैंने तुमसे ये बात कही थी? तुम खुद से ही हर चीज़ को इमेजिन कर रहे हो और ख़ुद से ही किसी को जज कर रहे हो। इधर वो माइनी आगे आती है और रेप्टेलिया को मारने ही वाली थी कि पीछे से एट्सुकी और रियान आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? ये बेकसूर के ऊपर तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुकी हो पहले और अब तुम इसको भी मारना चाहती हो। तो वो फिर साइड बदलते हुए कहती है, मैं इसको मारना नहीं चाहती थी, तुम लोगों को शायद कुछ गलत फहमी हुई है। इधर फ्यूमी पूरी तरह से टूट चुका था और वो खुद को बहुत ज़्यादा बुरा समझ लेता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। रेप्टेलिया उसके पास जाती है और उसको समझाने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुम्हारे बारे में सब झूठ बोल रहे हैं और तुम कितने अच्छे हो, तुमने उस विलेज को बचाया। लेकिन वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और उस विलेज को तो मैंने नहीं बचाया था, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था, ये मेरी शील्ड बचा रही थी और ये शील्ड किसी काम की नहीं है। इस शील्ड की वजह से मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं बन सकता, ये शील्ड बेकार है। मगर रेप्टेलिया उसको बताती है कि ये शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम समझो, आखिर ये शील्ड ना होती तो तुम उस विलेज को किस तरह से बचाते। तो वो कहता है, नहीं, मैं बुरा हूँ, सब लोग सच कह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो वो उसको कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि उन लोगों ने तुम्हें ट्रैप किया था और वो जो भी कहते हैं मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम पे ही यकीन है, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो और तुम ऐसा सोचना भी मत। वो कहती है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम बुरे नहीं हो, तुम उन लोगों के बातों में आ रहे हो और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब प्रोटेक्ट करने की बात करती है शायद से, भाई समझ लो बकी। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाने वाली। भाई कुछ तो बात है आखिर। फिर इधर यहाँ पर फ्यूमी सोचता है कि आखिर ये क्या बात कर रही है और वो आके में वो काम कर जाते हैं और वो फिर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ मोटो सोच रहा था कि अभी भी वो किसी स्पेल के अंदर कैद हो चुकी है रेप्टेलिया, इसीलिए वो फ्यूमी से ऐसे बातें कर रही है। तो पीछे से इट्सुकी और रियान आते हैं और कहते हैं, भाई या तुम तो अंधे हो चुके हो या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कैसी बातें कर रहे हो, वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ है। यहाँ पर फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्यूमी उससे पूछ रहा था कि रेप्टेलिया, आखिर तुम्हारी एज इतना जल्दी कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार फिर उसकी एज बढ़ चुकी थी।